नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं हर्ष त्यागी। विनाशकारी युद्ध का आज 8वां दिन है और यूक्रेन पर रूस के हमले लगातार जारी हैं। घरों को खंडहर बनता देख यूक्रेन के लोग टूट गए हैं। उनकी आंखों में आंसू हैं, उनकी आंखों से आंसू नहीं थम रहे। और जब निंदा प्रस्ताव पास हुआ और भारत ने जब किसी के पक्ष और विपक्ष में वोटिंग नहीं की तो भारत से अमेरिका नाराज हो गया। यूएन में रूस के खिलाफ वोट न देने से अमेरिका नाराज हुआ। और खबर यह भी है कि S-400 डील मामले में अमेरिका प्रतिबंध लगा सकता है। अमेरिका की तरफ से कहा गया है, अमेरिकी सचिव लू ने यह कहा है कि भारत यूक्रेन युद्ध पर अपना स्पष्ट रुख करे। भारत तो आपको बता दें कि यूक्रेन में रूस के हमले लगातार 8वें दिन भी जारी हैं। राजधानी कीव और खार्किव सहित अन्य बड़े शहरों में रूसी सेना मिसाइलें दाग रही है। और इसी बीच उत्तर कीव से लगभग 80 किलोमीटर दूर चेंडीहिव, सुकाची, बुका शहर की सैटेलाइट इमेज सामने आई हैं। इन तस्वीरों में तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। तो लगातार रूसी सेना का हमला जारी है। रूसी सेना ने कीव और खेरसोन के बाद ओडेसा को भी घेर लिया है। यूएन का दावा है कि यूक्रेन में 1 मार्च से अब तक रूसी हमलों में 752 नागरिक मारे गए हैं। वहीं रूस के 498 सैनिक मारे जाने की पुष्टि हुई है। यूक्रेन में कीव के ड्रूजबी और नारोदिव मेट्रो स्टेशन के पास 2 धमाकों की आवाज सुनाई दी। यूक्रेन पर रूसी हमले को देखते हुए वर्ल्ड बैंक ने बेलारूस और रूस में अपने सभी प्रोजेक्ट को रोक दिया है। अब तक 10 लाख से अधिक शरणार्थी यूक्रेन छोड़ चुके हैं। अमेरिका ने यूक्रेन को 100 से ज्यादा एंटी एयरक्राफ्ट स्ट्रिंगर मिसाइलें दी हैं। यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटोनी ब्लिंकन यूक्रेन जंग के बीच पोलैंड, माल्डोवा और बेल्जियम का दौरा भी करेंगे। तो लगातार हमले जारी हैं। हमले के साथ ही शांति की कोशिशें भी चल रही हैं, लेकिन सारी कोशिशें नाकाम साबित हो रही हैं। दोनों देशों के टॉप अफसर बेलारूस और पोलैंड बॉर्डर पर बैठक कर रहे हैं। इससे पहले यूक्रेन ने मांग की है कि रूस को ग्लोबल इंटरनेट पर भी बैन किया जाए, जिससे कि उसके झूठ का प्रचार रुके। लेकिन जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो बर्बादी की तस्वीरें, खंडहर बनते घर, टूटते लोग। अमेरिका ने रूस के साथ बेलारूस पर भी कड़े प्रतिबंध लगाने का ऐलान किया है। व्हाइट हाउस ने कहा है कि रूस और बेलारूस के डिफेंस सेक्टर में होने वाले एक्सपोर्ट पर बैन लगाया गया है। तो युद्ध का आज 8वां दिन। अपने घरों को खंडहर बनता देख यूक्रेन के लोग टूट गए हैं। उनकी आंखों के आंसू थम नहीं रहे हैं। लेकिन रूस के हमले लगातार जारी हैं। ये हमले रुकने को तैयार नहीं हैं। यूक्रेन के कई खूबसूरत शहर खंडहर में तब्दील हो गए हैं। आपको बता दें कि कई तस्वीरें ऐसी हैं जो तबाही का मंजर बयां कर रही हैं। सब कुछ तबाह हो चुका है। जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो ये बता रही हैं कि हालात बद से बदतर हो चुके हैं। साथ ही रूस की अगर बात करें तो रूस ने S-400 के साथ अभ्यास शुरू कर दिया है। रूस ने S-400 एयर डिफेंस सिस्टम के साथ अभ्यास शुरू कर दिया है। यूक्रेन के 15 शहरों पर हवाई हमलों का अलर्ट जारी किया गया है। रूस और यूक्रेन के बीच जंग अब खतरनाक मोड़ पर पहुंच गई है। रूसी सेना ने यूक्रेन की राजधानी कीव को चारों तरफ से घेर लिया है। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध का आज 8वां दिन है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने यूक्रेन से रूसी सेना की वापसी का प्रस्ताव भी पारित कर दिया है और इस बीच दोनों देशों के बीच आज दूसरे दौर की बातचीत भी होनी है। रूस अब तक यूक्रेन पर हमले कर रहा है, लेकिन उसे अब खुद पर हमले का भी डर शायद सता रहा है। और यही वजह है कि जो जानकारी मिल पा रही है उसके मुताबिक
रूस ने S-400 एयर डिफेंस सिस्टम के साथ युद्धाभ्यास शुरू कर दिया है। S-400 दुश्मन के हवाई हमलों को नाकाम करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। दूसरी तरफ यूक्रेन के 15 शहरों पर रूस के हवाई हमलों का अलर्ट जारी है। रूसी घुसपैठ के बाद यूक्रेन के लोग मिसाइलों से बचने के लिए अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन में रह रहे हैं। कुछ तस्वीरें सामने आई हैं। और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ पूर्व राजदूत दीपक बोहरा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है दीपक बोहरा जी आपका एफएम न्यूज में। आवाज मिल पा रही है दीपक बोहरा जी? मुझे ये मौका दिया जी, मुझे आपकी जी आवाज आ रही है और आपको मेरी आवाज पहुंच जी 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 दीपक बोहरा जी, 8वां दिन युद्ध का और एक ऐसे मोड़ पर युद्ध पहुंच चुका है, विनाशकारी है। अभी की अगर ताजा अपडेट की बात करें तो रूस ने S-400 एयर डिफेंस सिस्टम के साथ युद्ध अभ्यास शुरू कर दिया है, यानी कि अब रूस को भी शायद खुद पर हमले का डर सता रहा है। आपने जो भी कहा है कि वो टेस्ट कर रहे हैं अपने S-400, 500, S-600 की जो उनके एंटी एयरक्राफ्ट डिफेंस सिस्टम्स है, वो नॉर्मल होता है उनको टेस्ट करना। ये भी देखा है आपने कि उनके विदेश मंत्री ने कहा था और सही तरीके से उन्होंने अपनी भाषा में जो कहा था, जिसे मिस रिपोर्ट किया गया है कि ये जंग कहां खत्म होगा पता नहीं है, क्योंकि बहुत से आजकल देश हैं जिनके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं। काफी उसका मिस इंटरप्रिटेशन हुआ। उन्होंने धमकी दी है कि न्यूक्लियर युद्ध होगा, ये उन्होंने रूसी भाषा में नहीं कहा, लेकिन हाँ वो अपने वेपन सिस्टम्स टेस्ट कर रहा है, क्योंकि सब लोग सब तरफ से उनको डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, सैंक्शंस लगा रहे हैं, तो उनको पता नहीं है कि इस समय क्या हो सकता है। नेटो एक मौके की तलाश में है कि कोई गलती हो इनसे आगे चले, और यही बात है कि पुतिन जो बहुत रजे हुए खिलाड़ी हैं, बड़े ध्यान से सोच समझ के जा रहे हैं। उन्होंने और किसी देश के स्पेस को वायलेट नहीं किया। हाँ, यूक्रेन के ऊपर जरूर लड़ाकू विमान आपस में भिड़ गए हैं, लेकिन यूक्रेन अभी मेंबर नहीं है नेटो का। उनके राष्ट्रपति कहते बहुत जल्दी कल सुबह मुझे बना दो, ऐसे चीजें नहीं होती हैं। वो ज्यादा डरा हुआ है, ना कि व्लादिमीर पुतिन। पुतिन के ऊपर इकोनॉमिक सैंक्शंस लगे हैं, तकलीफ होगी उन्हें नहीं होगी, साधारण रशियन को होगी, जिस तरह से साधारण यूक्रेनियन को तकलीफ हो रही है। जी दीपक बोहरा जी, आपसे यहां पर यह भी समझने की मैं कोशिश करूंगा कि अगर अभी की बात करें तो अब अमेरिका भारत से ये पूछ रहा है कि आप अपना रुख जो है वो स्पष्ट करिए, क्योंकि यूएन में भारत ने वोट नहीं किया है रूस के खिलाफ, तो अब स्पष्ट रुख कर रहा है। और खबरें ये भी हैं कि प्रतिबंध लगा सकता है भारत पर भी अमेरिका। रही है कि अगर हमारे साथ नहीं है तो हमारे अगेंस्ट है। हम लोग इसमें विश्वास नहीं करते, हम स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी विश्वास करते हैं कि आप हमारे दोस्त हैं, रूस हमारा दोस्त है, यूक्रेन भी हमारा दोस्त है, आप में से कोई हमारा दुश्मन नहीं है। इसीलिए हमारी अपील ये रही है कि हमें फोर्स मत करो कि इस तरफ जाऊं या उधर जाऊं, फिर मैं बड़ी मुश्किल में पड़ जाऊंगा, मैं किधर जाऊं। लेकिन सबसे बड़ी चीज है युद्ध विराम। एक बार जब बंदूकें खामोश हो जाएंगी, फिर मेरे जैसे डिप्लोमेट्स अपना काम शुरू करेंगे, फिर हम बोलेंगे, कहेंगे अब समस्या का समाधान हम ढूंढते हैं, बेसिक इशू क्या है, किस तरह से रिजॉल्व किया जा सकता है। तो अगर कोई प्रतिबंध लगाने की बात हो रही है, ये तो डराने के लिए, ये तो मैं समझता हूं कि कुछ लोग जो जिनका पूरी तरह से तजुर्बा नहीं है इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में, वो ऐसी बातों को उछालते हैं कहने के लिए जी आप इस तरफ जाओ या उस तरफ जाओ। मेरा नहीं ख्याल कोई करेगा सर। आप जानते हैं कि रूस के राष्ट्रपति ने एक बार खुद फोन करके बात किया था, हमारे प्रधानमंत्री ने, अमेरिका के विदेश मंत्री ने हमारे विदेश मंत्री से बात की थी, ज़ेलेंस्की साहब ने बात की थी प्रधानमंत्री मोदी से। हमारी छवि बहुत ऊंची है, हमारी इज्जत करते हैं, और अगर कोई प्रतिबंध लगाने की बात करेगा तो ये उसके बराबर होगा कि वो व्यक्ति, वो देश अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहा है। ठीक है। वहीं बोहरा जी, अगर हम देखें इस पूरे घटनाक्रम को, बातचीत का दौर भी चल रहा है, शांति हो जाए ये भी कोशिशें चल रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ रूस के हमले नहीं रुक रहे। जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, ऐसा लगता है कि बहुत कुछ बर्बाद हो चुका है, स्थिति हाथ से निकल चुकी है। वार्ता के बाद अगर शांति हो भी जाए तो बहुत पीछे यूक्रेन चला गया है
और हालात बहुत कुछ बदल चुके हैं। आपने बिल्कुल सही कहा है सर। मैं आपसे उम्र में बहुत बड़ा हूँ, 71 साल की मेरी उम्र है। दूसरे विश्व युद्ध में मैं जीवित नहीं था, मेरा जन्म नहीं हुआ था, लेकिन मुझे मालूम है किस प्रकार की तबाही वहां मची और कितने साल लग गए थे यूरोप को वापस उठने में। तो जब ये चीजें होती हैं, इस प्रकार का जंग होता है सर, यूक्रेन को अंग्रेजी में कहते हैं साइड शो। जो कॉन्फ्रंटेशन है वो रूस और नेटो के बीच में है। और एक अफ्रीका में कहावत है, कई साल कई देशों में आपका राजदूत रहा हूं, जब हाथी लड़ते हैं तो नुकसान खास सही का बड़ा परसेप्टिव कमेंट है आपका कि जो नुकसान हुआ है यूक्रेन में उसको भरने के लिए बहुत साल लगेंगे। जॉर्जिया में भी यही हुआ था 2008 में जब उन्होंने रूस को ललकारा था, और आज तक अमेरिका उस नुकसान को पूरा नहीं कर पाया है। कितने साल हो गए जी। वहीं अगर हम बात करें जिस तरह के हालात हो गए हैं, तमाम तरह के सवाल खड़े होते हैं। अगर अमेरिका की भूमिका पर हम बात करें तो अमेरिका की भूमिका पर सवाल खड़े होते रहे हैं, और अभी भी कुछ लोगों का यह मानना है कि यूक्रेन आज जिस स्थिति में पहुंच गया है उसमें अमेरिका पूरी तरह से भागीदार है उस हालात में पहुंचाने के लिए। आपने बहुत अहम प्रश्न किया है। नेटो क्या चाहता है कि यूक्रेन मेरा सदस्य बन जाए ताकि मेरे हथियार और मिसाइल रूस के बॉर्डर तक पहुंच जाए। रूस क्या चाहता है कि ये मेरे को बहुत इससे खतरा है, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। यूक्रेन का चाहता है कि जी मुझे रूस से डर लगता है, मेरा एक इतिहास है, मैं सोवियत संघ का हिस्सा था 70 साल के लिए, तो आप लोग मुझे रूस से बचाओ। भारत क्या चाहता है? शांति हो। सब हमारी प्रायोरिटी, दुनिया में कोई देश नहीं है, नेटो फेटो को भूल जाओ, जिनकी प्रायोरिटी इस समय रूस को सबक सिखाना है। हमारे लिए बहुत चुनौतियां दूसरी हैं, एक महामारी है, दूसरा क्लाइमेट चेंज है, तीसरा आतंकवाद है, चौथा इकोनॉमिक रिकवरी। अब क्वाड की भी मीटिंग होने वाली है, इन पर बात करेंगे। और दूसरी, हमारी कभी ये कोशिश नहीं है कि किसी को गाली दी जाए। सर, नाक रगड़ते हैं शैतान बच्चे की आप गंदी नाली में, तो वो और जिद्दी हो जाता है। हम चाहते हैं कि पोलाइटली बात करें कि भाई क्या तेरी समस्या, आजा बैठ जा टेबल पे, हम बात करते हैं। ये हमारा हमेशा से रहा है। लेकिन सही बिल्कुल आपने फरमाया है कि जो यूक्रेन इस समय करने की कोशिश कर रहा है, ये नौजवान जो उनका राष्ट्रपति है, वो सही नहीं है। और जिस तरह से सर मैंने इसको देखा था यूरोपियन पार्लियामेंट में, इसने जब इसको स्टैंडिंग ओवेशन मिली, फिर अपने हाथ ऊपर करके ऐसे कर रहा था जैसे कि जंग में लड़ने जा रहा है। ये मैंने भी किया था सर 55 साल पहले, जब सेंट स्टीफेंस कॉलेज की इलेक्शन जीता था। फिर नहीं, हम लोग ऐसी चीजें करते, तो ये सबसे बचपना सा हमारे सामने आता है उसके एक्शन। जी बिल्कुल, क्योंकि अगर जेलेंस्की की बात करें, जेलेंस्की की जो अभी तक की प्रतिक्रिया रही है कि लड़ेंगे, झुकेंगे नहीं, और जब बातचीत का दौर शुरू हुआ तो हमने देखा कि वो शर्तें रखनी शुरू कर दी जेलेंस्की ने। क्या जो स्थिति जेलेंस्की की थी शुरुआत से लेकर अब तक, क्या जेलेंस्की शर्त रखने की स्थिति में थे कि वो रूस के सामने शर्त रखकर बात करें तब आगे बातचीत हो? तो यानी कि एक तो ये उकसावे वाली बात कहीं ना कहीं रूस के लिए हो रही थी कि आप शर्त रख रहे हैं, एक आप पहले से कमजोर स्थिति में ऊपर से शर्त रख रहे हैं, तो आप उकसा रहे हैं सामने वाले को। तो जेलेंस्की कहीं कठपुतली तो नहीं बनकर रह गए नाटो की, देशों की और अमेरिका की? बलि का बकरा जी बन चुका है सर। मालूम नहीं क्यों भड़का रहा है, उसको शायद इतिहास नहीं मालूम। नौजवान है। 2008 में मैं आपका राजदूत रह चुका हूं सर जॉर्जिया में, जब मिखाइल साकाशविली ने ललकारा था पुतिन साहब को, उस समय प्रधानमंत्री थे, और फिर अमेरिका बोलता रहा जब बढ़ जा बेटा आगे, बढ़ जा बेटा आगे, हम तुम्हारे पीछे हैं। पीछे मुड़ के देखा तो कोई नहीं था वहां पर। क्या हुआ? उसकी धरती चली गई, नौकरी चली गई, और अब जेल में बैठा हुआ है अपने देश में। ज़ेलेंस्की साहब को ये समझ जाना चाहिए सर, इतिहास माफ नहीं करता किसी को, और अगर किसी दूसरे का वो पिट्ठू बनता है तो बाद में जिन लोगों ने उसका प्रयोग किया है वो कहेंगे बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, मैं जा रहा हूं। आपको मालूम होगा सर, हमारा एक पड़ोसी मुल्क है, एक वहां जनरल साहब होते थे तानाशाह। जब 9/11 हुआ तो अमरीकियों ने कहा अगर आप हमारे साथ नहीं है तो हमारे बरखलाफ है, हम बॉम्ब मार मार के आपको स्टोन एज में ले जाएंगे। इस व्यक्ति ने तुरंत कहा जी मैं हाजिर हूं, मैं तो चमचा हूं, आपका बताइए। तालिबान को मार मार के उन्होंने भगा दिया। फिर अमेरिका ने कहा अच्छा भाई खुदा हाफिज, फिर कभी मुलाकात हो। यही होगा इस व्यक्ति के साथ सर, मैं ये देख चुका हूं। लेकिन दीपक बोहरा जी, अगर देखें जितना आसान रूस ने भी समझा था कि बहुत आसानी के साथ जाकर हम कीव पर कब्जा कर लेंगे या तख्ता पलट वहां करा देंगे, लेकिन वैसा कुछ हुआ नहीं। बहुत लंबा युद्ध खिंच चुका है।
आपने बिल्कुल यही कहा, 8 दिन को हम अब आजकल लंबा युद्ध कहते हैं। दूसरा विश्व युद्ध तो 4 साल तक चला था। 8 दिनों की जंग को, या 13 दिन में हमने पाकिस्तानी आर्मी को पराजित किया था, बांग्लादेश का युद्ध हुआ था। अभी आप लंबा कह रहे हैं। बाय द वे, लंबा मेरा कहने का जो मतलब था वो इसलिए था क्योंकि रूस तो ये मानकर चल रहा था कि 12 घंटे में हम कीव पहुंच जाएंगे और वहां फतेह कर लेंगे और सारी चीजें उस तरह से स्मूथली हो जाएंगी, जितना स्मूथ सोचा था। क्योंकि देखिए, बॉर्डर पर यूक्रेन नहीं लड़ा, उन्हें अंदर आने दिया गया और अंदर आने के बाद युद्ध शुरू हुआ, जिसमें आके फंस गए। रसद नहीं पहुंच रही है, जो लड़ाई के साधन है, जो मतलब फ्यूल नहीं पहुंच रहा है, तमाम चीजें नहीं पहुंच रही हैं। तो अब आकर रशिया अंदर फंस गया। बॉर्डर पर अगर यूक्रेन लड़ रहा होता तो शायद रशिया अब तक फतह कर चुका होता। ये तो हमेशा है सर, आपको जितने जनरल साहिबान आपके प्रोग्राम आते हैं सभी बताएंगे। अंग्रेजी में कहावत है, नो वॉर प्लान सर्वाइव्स द फर्स्ट कॉन्टैक्ट विद द एनिमी। यानी आप जितने मर्जी अपने प्लान बना लो, पर जहां दुश्मन से टक्कर होगी सब प्लान भूल जाइएगा, क्योंकि सिचुएशन इवॉल्व होती रहती है, बदलती रहती है। हाँ, और जो फौज है वो अपने पेट के बल चलती है, सप्लाई साथ लेके चलती है। ये सही है शायद कि कुछ मिसकैलकुलेशन, अंडर एस्टिमेशन हुआ था रशियन हाई कमांड में कि इतना हम लोगों के सामने इतनी मुखालफत होगी। लेकिन ये भी और बिल्कुल सही है, जिस तरह से अब जो हम मैप्स देख रहे हैं, ये बेलारूस के राष्ट्रपति का भी कहते हैं एक ब्रीफिंग, मिलिट्री ब्रीफिंग वो लीक हो गया, जानबूझ के क्या हुआ है। लेकिन उससे साफ जाहिर है कि सर रशिया इज प्रोसीडिंग, उसके पास प्लान है कि यूक्रेन को बिल्कुल आइसोलेट कर दिया जाए। अब तो ब्लैक सी में भी उसकी नौसेना पहुंच गई है, वो रास्ता भी बंद कर रहे हैं। बाकी नेटो के देश कहते रहेंगे हम ये दे देंगे वो दे देंगे, किसी में दम नहीं है पुतिन से टक्कर लेने की। सर अमेरिका को भूल जाइए, ब्रिटेन और फ्रांस, बाकी जितनी नेटो की फौजें हैं ये सुबह 10 बजे से लेके शाम को 5 बजे लड़ने वाले हैं। सर ये उस टाइप की आर्मी नहीं है जो आपने दूसरे विश्व युद्ध में देखी थी। तो मुझे जो लगता है सर, कि जो भी प्लान पुतिन साहब ने अपने मन में किया है वो स्क्रिप्ट अभी तक जारी है। थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन, ऑनलाइन मॉडिफिकेशन, जैसे आप एंकर हैं तो आप बदलते रहते हैं, जो आप जैसी खबर आती है, मुझे लगता है कि पुतिन साहब भी यही करेंगे। जी दीपक बोरा जी, एक बात यहाँ पर और भी मैं आपसे समझने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मेरा अपना ये मानना है कि अगर जिस तरह का ये युद्ध चल रहा है और शुरुआत से जो रूस का रुख रहा है वो ये कहता रहा कि जेलेंस्की हट जाएं तो बाकी चीजें मतलब अटैक नहीं करेगा, सब चीजें नॉर्मल हो जाएंगी, वहां पर हालात बदल जाएंगे। लेकिन जेलेंस्की अड़े रहे। जेलेंस्की ने कहा कि हम हार नहीं मानेंगे, युद्ध लड़ेंगे। अमेरिका ये कहता रहा जेलेंस्की से शुरुआत से कि हम आपको वहां से निकाल सकते हैं, आप निकल जाइए। दो पहलू हैं। अगर हम देखें देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति, तमाम चीजों को लेकर एक योद्धा के तौर पर देखें तो हमें लगता है कि ठीक है, जेलेंस्की युद्ध लड़ रहे हैं, वो छोड़कर भागने वालों में से नहीं है। लेकिन दूसरा पहलू यह भी है कि हम उस ना भागने के चक्कर में, या ये कहिए कि अपनी ईगो के चक्कर में, हमने पूरे देश को तबाह कर दिया। आपने इट्स अ ब्रिलियंट क्वेश्चन जो आपने पूछा है। मैं सिर्फ आपको महाभारत तक ले जाता हूं। भगवान श्री कृष्ण जब गए थे कौरव की कोर्ट में, वहां कहा था, नेगोशिएशन किया, उन्होंने कतई कोई बात नहीं सुनी। उन्होंने कहा पांडवों को केवल 5 गांव आप दे दीजिए, काफी हो जाएगा, शांति बनी रहेगी। और फिर दुर्योधन ने कहा कि जो सुई होती है वो जो जमीन पे रखते हैं, 5 पॉइंट भी नहीं देंगे हम उनको, नीडल पॉइंट। उसके बाद जो तबाही मची आप जानते हैं। मेरा विचार है सर, मैंने ये देखा है सूडान, दक्षिण सूडान, इथियोपिया, इरिट्रिया में देखा है, यमन में भी मैंने देखा है, ट्यूनीशिया में मैंने देखा है, अल्जीरिया में देखा, जहां मैं रहा हूं, कि कई बार एक पर्सनैलिटी बन जाती है एक व्यक्ति की जो सबसे बड़ी, और जब वो पर्सनैलिटी है तो रास्ता अपने आप खुल जाता है। ये मैंने कई बार देखा है अपने डिप्लोमेटिक करियर में। तो अगर जेलेंस्की साहब चले जाते, अब मजाक में मैं कहता हूं कि न्यूयॉर्क आ जाते जहां इस समय मैं हूं, तो शायद जो या मैकडॉनल्ड्स का कोई खोल देते, भाई चलो यहाँ पे अपना धंधा करो। कितने सारे फॉर्मर डिक्टेटर्स यही कर रहे हैं अमेरिका के अंदर। दिस इज नॉट सीरियस, आई एम स्माइलिंग जब मैं आपसे ये कह रहा हूँ। लेकिन अगर वो चले जाते, पुतिन साहब हमला नहीं करते, उसके बाद चाहे उनको जो कहा दूसरी आती, चाहे पिट्ठू कहें, चाहे चमचा कहें, चाहे जो कहें। 2014 में भी अमेरिका की पिट्ठू सरकार आई थी यूक्रेन में, लेकिन इस प्रकार की तबाही ना होती। सर ये फैसला जेलेंस्की साहब को करना है, क्या मुझसे बड़ा मेरा देश है या मैं अपने देश से बड़ा? बिल्कुल, ये बड़ा सवाल है कि देश बड़ा है। अगर देश को बचाना था तो जेलेंस्की का फैसला कुछ और होना चाहिए था। दूसरा, एक अंतिम सवाल मेरा, क्वाड लीडर्स की आज वर्चुअल बैठक होने जा रही है, पीएम मोदी उसमें हिस्सा लेंगे, जो बाइडेन उसमें होंगे। क्या माना जाए कि इस बैठक से क्या कुछ बदलेगा या क्या कुछ निष्कर्ष निकल सकता है?
क्वाड का जो है इस समय उसका कोई संबंध नहीं है जो यूक्रेन में हो रहा है, क्योंकि क्वाड तो इंडो पैसिफिक रीजन का है, भारतीय ओशन, इंडियन ओशन जहां सबसे शक्तिशाली मैं हूं, और पैसिफिक ओशन जहां सबसे शक्तिशाली यूनाइटेड स्टेट्स है। लेकिन पूरी दुनिया का ध्यान, अगर चीन भांगड़ा कर रहा था कि अब तो पूरी दुनिया का ध्यान यूक्रेन की तरफ है, मैं जो चाहे मैं कर सकता हूं, क्योंकि शायद ये उसके लिए मौका था कि सोचा होगा उसने कि मैं ताइवान को भी निगल जाऊं और टिकार भी ना भरूं। तो क्वाड ये बता रहा है, 2 बार उनकी मीटिंग पिछले साल हुई थी, ये पहली हेड ऑफ स्टेट समिट मीटिंग है, बता रहे हैं कि भाईजान अभी हम जिंदा हैं, अभी कुछ बेईमानी करने की कोशिश मत करो, क्योंकि यूक्रेन की जो समस्या है सेंट्रल यूरोप में और क्वाड की इंडियन ओशन पैसिफिक ओशन में, उन दोनों के बीच में कोई संबंध नहीं। हाँ, उसके अंदर यूनाइटेड स्टेट्स इन्वॉल्व है, ऑस्ट्रेलिया इन्वॉल्व है, जापान इन्वॉल्व है, जो गाली दे रहे थे रूस को, लेकिन इसके अतिरिक्त उन्होंने सर क्वाड का टारगेट इस समय यूक्रेन में टारगेट रशिया है। क्वाड का टारगेट लोग कहते हैं, मैं नहीं कह रहा, चाइना है, रशिया नहीं है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया दीपक बोरा जी, तमाम बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। खुश रहिए, थैंक यू। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे।